धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसे अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं उन सबको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। एंड उनकी डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथी टेररिस्टों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा होता है और ये हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल, उस टाइम के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सबके सब उनके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर सिविलियंस को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम ये देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं एंड फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि सही टाइम पर वहाँ पर अजय सन्याल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस एंड यूएस के सामने उठाते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में हेल्प मिलती है, ना ही यूएस से हेल्प करता है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर बाकी सारी बड़ी कंट्रीज इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती हैं और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर जा चुका था और अब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी सारे लोग मिलकर एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। अब दोस्तों, ये जो मिशन धुरंधर है, ये बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, वैसे मानो ये मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और उसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है। अब हमजा अली जैसे पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, वैसे वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है और कराची के अंदर भी वो सीधा लियारी में आता है। अब दोस्तों, जो लियारी है, ये कराची के अंदर एक काफी पॉपुलर टाउन है और अब क्योंकि लियारी टाउन मूवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस टाउन के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर आता है, वैसे वो वहाँ पर एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा था और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन वो इंडिया तक पहुंचाते थे। लेकिन अब ये सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर जब हमजा इस दूसरे एजेंट से मिलता है, यानी कि जो कि पाकिस्तान में यहाँ पर जूस की दुकान चला रहा है, तब उससे मिलने के बाद वो हमजा की हेल्प करता है और उसने बेसिकली सालों से इस पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जाना है वो सारी बातें हमजा को बताता है। वो हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लियारी टाउन को इसलिए चुना है क्योंकि ये पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है और इसीलिए जो इस पूरे लियारी को रूल करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है। एंड इसीलिए लियारी पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। ये एजेंट रणवीर सिंह को यानी कि हमजा को ये बताता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन है, जिन तीनों डॉन के नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलूच भी कहा जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि तीसरा डॉन यानी कि रहमान बलूच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है और इसीलिए रहमान बलूच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हीं के हक की बात करता है। बाकी दोस्तों, जो रहमान बलूच है, जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है, वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज बेटा है। लेकिन बड़े होकर जैसे रहमान डकैत को ये पता लगा कि बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है, वैसे ही उसने अपनी मदर को जान से मार दिया। बाकी दोस्तों, इस पूरी लियारी टाउन के अंदर जो रहमान डकैत है, वो पूरे 1/3 हिस्से को रूल करता है और बाकी बचे हुए 2/3 हिस्सों को रूल करते हैं बाबू डकैत और अरशद पप्पू। और रहमान डकैत से निपटने के लिए ये बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ लियारी के अंदर हमजा का ये प्लान होता है कि अब क्योंकि वो एक बलूच बनकर आया है, इसीलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और गैंग में घुसने के लिए उसे बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19-20 साल का है। और ये जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा है, इसके दोस्त की कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है और अब क्योंकि शादी में रहमान डकैत का बेटा शामिल होने वाला है, इसीलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत का ये प्लान है कि वो अपने आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को जान से मार देंगे। अब इंडिया के एजेंट्स इस बारे में सबको जान जाते हैं और इसीलिए उन्हें पता होता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा जाएगा और फिर इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये प्लान करते हैं कि वो लोग उसी फायरिंग के अंदर रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ये चीज दिखाकर रहमान डकैत के सामने हीरो बन जाएंगे। यानी कि ऐसा करके वो लोग रहमान डकैत का भरोसा जीत लेंगे और उसकी गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है, उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट्स उस शादी के अंदर वेटर का काम करते हैं क्योंकि उन्हीं की दुकान को वहाँ पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है और फिर इसीलिए उसके कुछ टाइम बाद रहमान डकैत के बेटे की एंट्री होती है। लेकिन हमजा और बाकी एजेंट्स देखते हैं कि वहाँ पर रहमान डकैत का बेटा अकेला नहीं आया, बल्कि वो वहाँ पर अपने छोटे भाई को भी लाया होता है और इसलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब जो फायरिंग होने वाली है उसमें दोनों बेटों को कैसे बचाया जाए। हालांकि उनके इतना सोचते ही वहाँ पर कई सारे गनमैन आते हैं जो कि एक्चुअल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं और वो पूरी शादी के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेते हैं। लेकिन तब भी एट द एंड वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब ये देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था, क्योंकि उनका तो प्लान यही था कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर जब हमला हो तब वो लोग उसे हमले से बचा ले और रहमान डकैत के सामने भरोसा जीत ले। लेकिन यहाँ पर वो लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी हमजा हार नहीं मानता और वो नया तरीका निकालता है। अब एक्चुअली में उसे छोटे बेटे की जान तो बचाई होती है और अब इसीलिए वो छोटे बेटे के सामने ये तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की लाश को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड डॉक्टर्स के सामने
में चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो लोग इसका इलाज कर दें, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे वो अपने आदमी के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आकर वो सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी समझाते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की कोशिश की और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर भी आया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफी रोता है, लेकिन फिर उसके बाद वो हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसा लेने से मना करता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वो देखकर हमजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसलिए वो भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे उसे रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था, साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को ये भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही रहमान डकैत ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन दोस्तों रहमान डकैत कुछ करता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लियारी टाउन का पॉलिटिशियन आता है और ये पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का MP MLA टाइप का होता है और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लियारी टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। ये यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है और उसके साथ ही वो रहमान डकैत को ये भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शंस बहुत पास आने वाले हैं, इसलिए अभी वो कोई भी कदम न उठाए और बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक न करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शंस में वो हार सकता है और अगर इलेक्शंस में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफी नुकसान होगा। अब दोस्तों ये बात बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन फिर इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज अपने आप में जलने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसे एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को बिठाता है, जिसमें हमजा भी शामिल होता है और फिर वो उन सबसे कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमियों से रुकने के लिए कहते हैं और वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शंस होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोग इस टाइम पर कुछ भी करते हैं तो इलेक्शंस में उनकी हार हो सकती है, यानी उनके नेता की हार हो सकती है, जिस वजह से न सिर्फ उनका सपोर्ट छिनेगा बल्कि उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों सबके बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। असल में बाबू डकैत ने इस टाइम पर जो भी कुछ किया है वो उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शंस के ठीक पहले आपके बेटे की जान ली है ताकि आप ये सोचकर बैठ जाए कि इलेक्शंस आने वाले हैं और आप उस पर हमला न करें, लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी, क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर वो बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात इलेक्शंस को जीतने की, तो अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शंस तो आप वैसे भी हार जाएंगे और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर और आपको इस तरह इलेक्शंस तक चुप बिठाकर उसने साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफी ज्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर खत्म करना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारी के अंदर ये मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसलिए वो प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उन सबको खत्म करेगा। अब ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट करते हैं एंड फिर एक ही बार में वो सारे के सारे आदमियों को खत्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा, रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कजन भी होता है जिसका नाम उजैर होता है, वो सब मिलकर उसे खत्म करते हैं, जिसमें वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट कर जान से मार देता है और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। अब इसके बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम ये देखते हैं और उस पूरे इलेक्शंस के अंदर इस पॉलिटिशियन की, जिसका नाम जमील जमाली है, वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों जब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम पर पब्लिक को देखकर वो ये समझ जाता है कि लियारी की जितनी भी जनता है वो उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और इसीलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब दोस्तों रहमान डकैत इस टाइम पर काफी ऊपर आ चुका था, क्योंकि उसने अपने दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया था। वो पूरे लिहारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता था। इसके साथ ही रही बात हमजा की, तो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था। लेकिन हमजा जो कि अपने मिशन पर था, उसे हम ये देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन जमील जमाली के इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वो धीरे धीरे करके उसे इंप्रेस कर लेता है, क्योंकि हमजा ये जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की जो बेटी है वो उसके मिशन में उसके काफी काम आ सकती है। अब दोस्तों इन सबके बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए जो अब तक जमील जमाली को सपोर्ट क्या करते थे, वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लिहारी के अंदर रहमान डकैत से ज्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं है, पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी नहीं। लेकिन दोस्तों जैसी जमील जमाली को ये बात पता लगती है, वैसे उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है और वो कुछ भी करके रहमान डकैत को दबाने की कोशिश में लग जाता है। अब इसके बाद रहमान डकैत और इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों बड़े बिजनेसमैन भाई है जिन्हें कहा जाता है खन्नानी ब्रदर्स। ये दोनों एक्चुअली में पाकिस्तान में काफी उल्टे सीधे काम करते हैं और इन तरीकों से काफी पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाले के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना और फेक इंडियन नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करना। हालांकि दोस्तों इन सब के पीछे हम ये भी नोटिस करते रहते हैं कि जो रणवीर सिंह है यानी कि हमजा, वो अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया में पहुंचाता है और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी ये मिली होती है कि पाकिस्तान के दोनों बिजनेसमैन भाई यानी कि खन्नानी ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 1000 के नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करते हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करके इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत, हमजा, उजैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर खन्नानी ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहाँ पर खन्नानी ब्रदर्स उसे मिलवाते हैं ISI के हेड से। ये एक्चुअली में ये ISI का मेजर इकबाल यहाँ पर रहमान डकैत से मीटिंग करता है एंड वो उसे कहता है कि उसे रहमान डकैत से बहुत सारे वेपन्स चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसे वो सारे वेपन्स चाहिए जो कि रशिया और अमेरिका बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका ये प्लान है कि वो रशियन और अमेरिकन मेड्स वेपन्स को लेगा, उन वेपन्स को अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप्स को देगा और उन टेररिस्टों के जरिए इंडिया के अंदर टेरर को बढ़ावा देगा, जैसे कि सिविलियंस को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट करना और इस तरह के बाकी सारे काम। अब दोस्तों इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को पता होता है कि इस तरह के सारे रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स जो है वो उन सबको बलूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स का एक्सेस है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि ISI और बलूचिस्तान के रेबल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है और वाए दिन बलूच रेबल्स को मारते रहते हैं, इसलिए ISI डायरेक्टली उनसे डील नहीं कर सकता और इसीलिए ISI का मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान डकैत उनके लिए बलूच रेबल से डील करे और वो सारे वेपन्स लाकर उन्हें दे, बदले में वो जितना पैसा बोलेंगे वो उन्हें देने को राजी है। और दोस्तों रहमान डकैत भी इसीलिए, क्योंकि रहमान डकैत खुद एक बलूच था, वो अपनी गैंग में बलूचों को रखता था और साथ ही साथ वो बलूच रेबल्स के लिए काफी काम करता था एंड इसीलिए जितने भी बलूचिस्तान के
बलूच रेबल्स हैं वो सभी रहमान टकैत को एक मसीहा की तरह देखते हैं और उसे काफी सम्मान करते हैं, जिस वजह से रहमान टकैत को वो वेपन्स के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अब रहमान टकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद रहमान टकैत अपने आदमी के साथ मिलकर सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर बलूच रेबल्स के हेड से मिलता है और उनसे हथियारों के लिए डील कर लेता है। जिसके बाद वो बलूच रेबल्स का हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है। जिसके बाद बहुत सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स रहमान टकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर सौंपने वाला है ISI के मेजर इकबाल को। हालांकि दोस्तों इसी बीच हम पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से प्लान कर चुका था कि उसे रहमान टकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान टकैत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत ही जल्दी उसे उसकी कुर्सी छीनने वाली है। अब ऐसा करने के लिए वो SP चौधरी को मिलने बुलाता है। हमें पता लगता है कि SP चौधरी असल में पुलिस में SP है, लेकिन 5 साल पहले जमील जमाली ने उसे सस्पेंड करवा दिया था और वो भी इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ईमानदार था और ये अपने पूरे इलाके में गुंडागर्दी को खत्म करके रखता था। लेकिन अब क्योंकि जमील जमाली ये चाहता है कि उसके इलाके से रहमान टकैत मारा जाए और गुंडागर्दी खत्म हो जाए, इसीलिए वो SP चौधरी को अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि वो उसकी पोस्टिंग फिर से लियारी में कर रहा है ताकि वो रहमान टकैत को खत्म कर दे, यानी कि उसका एनकाउंटर करके दिखाए कि वो मारा गया। लेकिन दोस्तों SP चौधरी जमील जमाली से ऐसा करने से मना कर देता है और वो इसीलिए क्योंकि वो जमील जमाली से कहता है कि लियारी के अंदर जितनी भी पुलिस है वो पूरी की पूरी पुलिस रहमान टकैत की जेब में है, इसीलिए अगर मैं रहमान टकैत को पकड़ने या उसका एनकाउंटर करने पुलिस वालों को लेकर भी जाऊंगा तो वो मेरी पुलिस से मुझे ठुकवा देगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे खुद की टीम दी जाए, जिस टीम के बंदे मैं खुद ही चुनूंगा। साथ ही साथ लियारी में मेरा खुफिया ऑफिस होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अगर आप ये सब एग्री करते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए हाँ बोलता हूँ। पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी की शर्त मान जाता है और वो उसकी स्पेशल टास्क फोर्स देता है, जिसकी हेल्प से SP चौधरी रहमान टकैत को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर सकता है। अब दोस्तों इन सबके बीच ही हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है और इसलिए जब एक दिन वो दोनों साथ बैठे होते हैं तब उस टाइम पर हमजा SP चौधरी की फोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन के अंदर फिर से कर दी गई है। लेकिन SP चौधरी की फोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है कि वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि ये आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। इस बात को सुनते हमजा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गंडगोल चल रहा है और इसीलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार वो जब भी आए तब वो उसके बारे में सारी बातें सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर ले, जो सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ बोल देती है। बाकी दोस्तों कहानी में आगे हम देखते हैं कि रहमान टकैत ने बलूच रेबल से जो भी हथियार उठाए थे, यानी कि जो भी रशियन और अमेरिकन मेड हथियार उठाए थे, वो सबको ले जाकर ISI को देता है और ISI के मेजर इकबाल के हाथों में सौंपता है। इन हथियारों को लेकर मेजर इकबाल उन सबको बताता है कि असल में वो इन सारे हथियारों का इस्तेमाल इंडिया में करेगा और ऐसा करने के लिए वो काफी सारे आतंकवादियों को बुलाता है और उन सारे हथियारों को उन्हें सौंप देता है। जिसके बाद वो सबके सामने बताता है कि अब उनका ये प्लान है कि वो बहुत ही जल्द सीधा पानी के रास्ते में इंडिया में घुसेंगे और इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े टेरर अटैक्स करेंगे, ऐसे अटैक्स जिससे इंडिया पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इन सभी के बीच बैठकर जैसी हमजा ये सारी बातें सुनता है वैसी वो जल्दी से इंडिया के अंदर ये सारी खबरें भेज देता है। जिसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस वाले इन सारी बातों को जान तो जाते हैं, लेकिन अब हम उनकी लापरवाही कहें या फिर उनकी इनएफिशिएंसी, वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाबी रहते हैं। क्योंकि असल में दोस्तों इस टाइम पर मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक को प्लान कर रहा था वो टेरर अटैक था साल 2008 में होने वाला 26/11 और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 के अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। हालांकि दोस्तों इस टाइम पर हमजा अपना काम पूरा करता है और वो इंटेलिजेंस जल्दी से इंडिया भेज देता है और इंडिया की सारी इंटेलिजेंस टीम को ये बात तो बता ही देता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया में काफी बड़े बड़े टेरर अटैक्स करवाने वाला है। लेकिन दोस्तों इतने में हम लियारी सिटी के अंदर ये देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है और वो प्लान स्टार्ट कर देता है रहमान टकैत का एनकाउंटर करने का। ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले रहमान टकैत के घर के अंदर जो नौकर होता है उसके जरिए रहमान टकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देता है, जिसे खाकर रहमान टकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है और इसलिए रहमान टकैत जल्दी जल्दी में अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में लेता है और बहुत ही कम आदमी के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है और फिर इस तरह से वो SP चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि फिर रास्ते में SP चौधरी उसे पकड़ लेता है और वो उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। अब जाहिर है यहाँ पर SP चौधरी का यही प्लान था कि वो दिखाएगा तो यही कि वो रहमान टकैत को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जा रहा है, लेकिन रास्ते में रहमान टकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके रिस्पॉन्स में उसने रहमान टकैत का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच ये सारी खबर हमजा, उजैर और रहमान टकैत के बाकी साथियों को मिलती है। लेकिन खबर जानने के साथ ही हमजा को जमील जमाली की बेटी का फोन आता है, जो कि उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है कि उसने अपने फादर और SP चौधरी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमजा ही देखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, SP चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी से कहता है कि तुम रहमान टकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर में जान से मार दो। इस तरह से वो रास्ते से हट जाएगा। बाबू टकैत ऑलरेडी मर चुका है और फिर इसलिए पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा और अब इसीलिए रहमान टकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरे लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा और SP चौधरी जो कि रहमान टकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता है वो उसे निपटा देगा। लेकिन दोस्तों हमजा को जैसी वीडियो मिलती है वैसी वो वीडियो देखने के बाद ही जमील जमाली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है और वो उसे अपने घर में बुला के उसका फोन बंद करवा देता है ताकि वो अपने फादर से कांटेक्ट न कर पाए। एंड देन इसके बाद ही हमजा जमील जमाली को वीडियो भेजता है और वो उसे कहता है कि वो उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान टकैत की डेथ को नहीं रुक पाया तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो रहमान टकैत की डेथ को रुकवा दे। अब ये सुनकर पॉलिटिशियन जमील जमाली काफी डर जाता है और इसलिए वो SP चौधरी को फोन करके कहता है कि वो रहमान टकैत के एनकाउंटर को रोक दे, लेकिन SP चौधरी उसकी बात मानने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि वो रहमान टकैत को मार कर ही रहेगा। ये बात सुनकर जमील जमाली जल्दी से बात हमजा को बताता है और फिर इसलिए हमजा दूसरा तरीका लगाता है एंड वो जमील जमाली से कहता है कि वो उसे SP चौधरी का खुफिया ऑफिस बताए, क्योंकि दोस्तों जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पता चल चुका था। वो जमील जमाली के मुंह से जल्दी से SP चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता ढूंढता है और अपने सारे आदमियों को लेकर सीधा वहाँ पहुंचता है और वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन सब के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और फिर वो SP चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसे रहमान टकैत को नहीं छोड़ा तो फिर वो इस ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए SP चौधरी रहमान टकैत को छोड़ देता है और वो रहमान टकैत को हमजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन दोस्तों अब इन सब के बाद वो दिन आता है जिस दिन इंडिया में 26/11 का अटैक हुआ था, यानी कि 26 नवंबर साल 2008 और इस दिन ISI वाले स्पेशली मेजर इकबाल इंडिया में अपने आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देता है और वो टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों जैसे 26/11 के टेरर अटैक को हमजा देखता है वैसे वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी की सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन तब भी वो देखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और उसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और इसीलिए इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद वो इतने ज्यादा गुस्से में आता है कि अब वो ठान लेता है कि अब वो कुछ भी करके इन सबको खत्म करेगा और वो इस पूरी लियारी का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा एंड पूरे पाकिस्तान को अपने घुटने पर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों हमजा ऐसा काम बल से नहीं बल्कि अकल से कर सकता है और अब इसीलिए वो सबसे पहले प्लान बनाता है रहमान टकैत को रास्ते से हटाने का एंड पूरी लियारी पर कंट्रोल करने का। अब ऐसा करने के
के लिए वो पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है एंड वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रहमान टकैत को रास्ते से हटाना चाहते हो और अब बात यह है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जमाली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मुझसे मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद हम लोग सब मिलकर रहमान टकैत को रास्ते से हटा देंगे और उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरी लियारी पर मेरा कंट्रोल होगा। और अब क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ इसीलिए मेरे जरिए तुम्हारा कंट्रोल होगा, यानी कि अगर पावर आती भी है तो वो हमारे परिवार में आएगी, यानी कि तुम्हारे हाथ में। अब पॉलिटिशियन जमील जमाली को हमजा की बात ठीक लगती है और इसीलिए वो उससे अपनी बेटी की शादी करवाता है, उसे अपना दामाद बनाता है एंड फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि अब वो सब लोग मिलकर रहमान टकैत को रास्ते से हटाएंगे। अब इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान टकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है एंड इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेपन्स को बहुत ही जल्दी उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अब जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है उसी दिन रहमान टकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है और इसीलिए वो उद्घाटन करने जाता है एंड उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा, उजैर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान टकैत के साथ बहुत ही कम लोग रह जाते हैं और इसलिए आज का ये दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान टकैत को मरवाने के लिए। और फिर इसीलिए वो एसपी चौधरी से बोलकर रहमान टकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है और रहमान को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन इतनी सारी अजीब चीजों को देखकर रहमान टकैत को डाउट हो जाता है और इसीलिए वो हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड उसके बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और वो गाड़ी कंटिन्यूसली चलाता है, जो चीज देखकर रहमान टकैत ये समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है और हो ना हो वो उसे मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान टकैत चलती गाड़ी में हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है एंड खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है, जिसके बाद एसपी चौधरी एंड उसकी पूरी टास्क फोर्स की टीम वहाँ पर आती है और वो रहमान टकैत एंड उसके साथ के एक दो आदमियों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस शूट आउट के होने के बाद भी रहमान टकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है और सीधा हमजा का पीछा करता है ताकि वो उसे मारकर अपना बदला ले सके। बाकी दरिद्र में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी की पूरी टीम मिलकर रहमान टकैत के साथियों को जान से मार देती है और फिर इसलिए एसपी चौधरी भी रहमान टकैत के पीछे जाता है, यानी कि सबसे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान टकैत और रहमान टकैत के पीछे एसपी चौधरी। जिसके बाद जंगल में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान टकैत की भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत के बीच ही हमजा वहाँ पर आता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर रहमान टकैत पर भारी पड़ते हैं और एट द एंड एसपी चौधरी रहमान टकैत के गले में गोली मारता है। और फिर यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि एसपी चौधरी ने रहमान टकैत की सर की बजाय उसके गले पर वो भी साइड में गोली की मारी। इसी टाइम पर फ्लैशबैक आता है, जिस फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि प्लानिंग के टाइम पर ही हमजा ने एसपी चौधरी से कहा था कि जब वो लोग रहमान टकैत को पकड़ लेंगे और उसे मारने वाले होंगे तब एसपी चौधरी को उसे गोली तो मारनी है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि गोली लगने के बाद भी रहमान टकैत आधे घंटे तक जिंदा रहे। और दोस्तों वो किस लिए वो हमें आगे पता लगता है। एक्चुअली में जैसे रहमान टकैत के गले में गोली लगती है वैसे हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है और वो रहमान टकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक रिक्शा को रुकवाकर सीधा हॉस्पिटल जाता है और वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान टकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी है और वो यानी कि हमजा उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो रास्ते में उजैर को भी फोन कर देता है और वो सारे साथियों को भी यही कहानी सुनाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मार दी है और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रहमान टकैत की जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमजा का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहता है, क्योंकि इसके आगे सारे न्यूज चैनल्स पर यही न्यूज चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान टकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। और फिर ये चीज दिखाकर हमजा पूरे लियारी सिटी के अंदर हीरो बन जाता है और वो किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं होने देता कि उसने खुद नहीं रहमान टकैत को मरवाया है। अब दोस्तों ये धुरंधर 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है जसकीरत सिंह रंगी एंड मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये कहानी लगभग साल 2000 के आसपास की होती है। हम ये देखते हैं कि जसकीरत सिंह रंगी अपने परिवार के साथ पंजाब के पठानकोट के एक छोटे से गाँव में रहता था एंड उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माता एंड उसकी 2 बहनें थी और सभी लोग जसकीरत सिंह रंगी को प्यार से जस्सी कहते थे। इसके साथ ही जस्सी का एक दोस्त भी था और जस्सी के इस दोस्त का नाम था पिंडा। ये पिंडा जस्सी के बचपन का दोस्त था और वो जस्सी की छोटी बहन से प्यार भी करता था। साथ ही साथ जस्सी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी के अंदर एक सूबेदार थे एंड वो कुछ टाइम पहले आर्मी से रिटायर हुए थे। और रही बात जस्सी की, तो वो खुद भी आर्मी के अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए वो आर्मी की ट्रेनिंग किया करता था। अब दोस्तों जस्सी अपनी फैमिली और अपने दोस्त के साथ काफी ज्यादा खुश था। साथ ही साथ वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर भर्ती भी होने वाला था एंड अपने देश की सेवा करने वाला था। लेकिन दोस्तों जस्सी जिस गाँव में रहता था उस गाँव में एमएलए भी रहता था और वो एमएलए होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था जो कि दूसरे लोगों की जमीनों को हड़प लिया करता था। और फिर ऐसे एक दिन उस गैंगस्टर एमएलए की जो नजर होती है वो जस्सी के फादर के एक छोटे से खेत के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन जब जस्सी के फादर उसे वो खेत देने से मना कर देते हैं तब वो गैंगस्टर एमएलए जस्सी के फादर को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन्हें पेड़ से लटका के खत्म कर देता है। साथ ही साथ उस एमएलए के बहुत सारे गुंडे भी होते हैं जो लोग जस्सी की दोनों बहनों के साथ बहुत ही बुरा दुष्कर्म करते हैं एंड दुष्कर्म करने के बाद वो जस्सी की बड़ी बहन को जान से मार देते हैं और छोटी बहन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब किस्मत से जस्सी उस टाइम पर अपने घर पर प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए जैसे वो घर वापस आता है वैसे वो ये सब कुछ जान के बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जस्सी डिसाइड करता है कि अब वो उस गैंगस्टर एमएलए एंड उसके गुंडों से अपनी फैमिली का बदला जरूर लेगा और उसकी जिस छोटी बहन को वो लोग अगवा करके ले गए उसे वापस लेकर आएगा। अब जस्सी के इस काम को पूरा करने के लिए जस्सी का दोस्त पिंडा उसका साथ देता है। असल में दोस्तों पिंडा का जो फादर होता है वो एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है और खुद नशा करने के साथ साथ वो गाँव में काफी सारी चरस वाली चीजें बेचता है, जैसे की चरस, अफीम, गांजा इत्यादि। और इन्हीं सारे धंधों से पिंडा का फादर पैसे भी कमाता है। अब पिंडा के फादर को ये सारी चीजें जो होती है वो यूपी के अंदर का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद सप्लाई करता है। और अब क्योंकि पिंडा भी उसके बारे में जानता था इसीलिए वो जस्सी को लेकर यूपी में सीधा आतिफ अहमद के पास जाता है और आतिफ अहमद से बहाने से AK-47 जैसी 2-3 बंदूकें खरीद लेता है। जिसके बाद ही जस्सी बंदूकों को लेता है और सीधा अपने गाँव आकर एमएलए के घर में घुसता है और बारी बारी करके पहले एमएलए को एंड उसके बाद उसके सारे गुंडों को मार देता है और वहाँ से अपनी छोटी बहन को लेकर अपने साथ आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जस्सी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड कोर्ट के अंदर ये फैसला दिया जाता है कि अब क्योंकि जस्सी ने 12 से 13 लोगों की जान ली है इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाए। अब जस्सी को जैसी कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है वैसे उसे जल्दी से जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जेल जाने से पहले वो अपनी मदर, बहन और अपने दोस्त से मिलता है एंड वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, जिससे एज ऑफ कोर्स पिंडा प्यार भी करता था। और साथ ही साथ वो पिंडा से ये भी कहता है कि वो उसकी मदर का भी ध्यान रखे। जिस बात को सुनकर पिंडा जस्सी से कहता है कि वो किसी बात की कोई चिंता न करे क्योंकि वो उसकी बहन और उसकी माँ दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद ही जस्सी को पास के एक जेल में शिफ्ट किया जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ही उस जेल से उसे निकालकर सीधा चंडीगढ़ की जेल में ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में हम ये देखते हैं कि जिस वैन से जस्सी को जेल ले जाया जा रहा होता है उसी वैन के ऊपर बहुत सारे गुंडे अटैक कर देते हैं एंड वो वहाँ पर काफी सारी फायरिंग करके वहाँ से जस्सी को उठाकर सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। अब इसके बाद ही जस्सी को एक दूर की खुफिया जगह पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्सी से मिलने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आते हैं एंड उनके साथ उनका एक ऑफिसर सुशांत बंसल भी होता है, जिसे आप सभी ने धुरंधर 1 में भी देखा है। अब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होने की वजह से जस्सी अजय सन्याल को जानता था क्योंकि एज ऑफ कोर्स
जस्सी ने अजय सन्याल को न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा। यहाँ पर जस्सी अजय सन्याल से पूछता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जो बात सुनकर अजय सन्याल उसे बताते हैं कि वो लोग जस्सी के बारे में सबको जानते हैं। वो जानते हैं कि जस्सी बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्किल्ड है और वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर शामिल होने वाला था। लेकिन फिर उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जस्सी को सब लोगों की जान लेनी पड़ी। आगे अजय सन्याल जस्सी को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया है। लेकिन असल में सच्चाई है कि ऐसा करने की वजह से अब तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी है, जिस वजह से बहुत ही जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अजय सन्याल जस्सी को ऑफर देते हैं कि वो जस्सी को फांसी से बचा सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जस्सी को अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करनी होगी और हर वो काम करना होगा जो उससे अजय सन्याल करवाना चाहते हैं। अजय सन्याल जस्सी से कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और बहादुर है और ऐसे इंसान की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। अजय सन्याल जस्सी से ये भी कहते हैं कि अगर जस्सी उन्हें हाँ कहता है तो फिर जस्सी को अपने परिवार की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जस्सी के उनका साथ देने के बाद सही वो उसके परिवार के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए जमा करेंगे, जिससे कि जस्सी की मदर एंड उसकी बहन की फैमिली बहुत अच्छे से कट जाएगी। अब दोस्तों जस्सी ये जानता था कि बहुत ही जल्द उसे फांसी होने वाली है। साथ ही साथ उसके मरने के बाद उसके परिवार की ध्यान रखने वाले भी बहुत ही कम लोग बचेंगे। और अब क्योंकि जस्सी बहुत ही बड़ा देशभक्त था एंड उसे देश के लिए कुछ करना था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद से ये उसके लिए एक मौका हो सकता है एंड इसलिए जस्सी अजय सन्याल के ऑफर को हाँ बोल देता है और ये डिसाइड करता है कि वो देश के काम आएगा। अब दोस्तों इसके बाद ही जस्सी को एक स्पेशल ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जस्सी जैसे और भी कई सारे लोग होते हैं एंड उन सबको भी बिल्कुल वैसे ही चुना गया था जैसे जस्सी को चुना गया था। एंड जस्सी के साथ साथ इन सारे लोगों को भी तैयार किया जाता है ताकि वो सब लोग देश के एसेट बनकर देश के काम आ सके। अब दोस्तों इस अकेडमी के अंदर जस्सी की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग होती है एंड इस ट्रेनिंग के अंदर उसे लड़ने के सारे तरीकों से लेकर सब्र बनाए रखना और सही मौके पर वार करना जैसी सारी चीजें सिखाई जाती है। एंड फिर इसके बाद जब जस्सी तैयार हो जाता है तब उसके बाद ही जस्सी को चुना जाता है मिशन धुरंधर को पूरा करने के लिए, और वो भी दोस्तों इसीलिए क्योंकि जस्सी अपनी पूरी ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद अजय सन्याल जस्सी को एक नया नाम देते हैं जो नाम होता है हमजा अली अंसारी। एंड फिर उसके बाद उसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर उसके सारे नेटवर्क के बारे में बताया जाता है और उसे ये भी समझाया जाता है कि उसे पाकिस्तान में जाकर किन लोगों से मिलना है, कौन लोग उसका साथ देंगे एंड उन्हें किन के खिलाफ काम करना है। साथ ही साथ जस्सी को जो कि अब हमजा अली अंसारी बन चुका है उसे अफगानिस्तान का एक झूठा पासपोर्ट दिया जाता है एंड उसे प्लेन में बिठाकर सीधा अफगानिस्तान भेजा जाता है। जिसके बाद जस्सी सीधा अफगानिस्तान के काबुल शहर में आता है एंड वहाँ पर आकर अपना हुलिया बदल के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। कि एक्चुअली में अपनी पूरी बैक स्टोरी हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। वही आलम भाई जो कि उसकी तरह एक इंडियन एजेंट है एंड इसी की जूस की दुकान पर हमजा सबसे पहले काम किया करता था। कहानी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है कि रहमान डकैत के मरने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। इवन इंडिया के अजय सन्याल भी जान चुके हैं कि रहमान डकैत मर चुका है और हमजा अली अंसारी ने सक्सेसफुली रहमान डकैत को एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है। लेकिन दोस्तों रहमान डकैत के मरने की वजह से लियारी शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा शोक मनाया जाता है। लियारी शहर के अंदर हम रहमान डकैत की बॉडी को जमीन के अंदर दफनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उजैर बलोच, अपना हमजा अली अंसारी, रहमान डकैत की वाइफ, उसके बच्चे एंड आसपास के सारे लोग होते हैं। एंड यहाँ पर सारे के सारे लोग रहमान डकैत के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों लियारी शहर में दूसरी तरफ अरशद पप्पू इस बात का फायदा उठाता है और वो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो बन जाता है पूरे लियारी का इकलौता गैंगस्टर। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उससे मिलने के लिए एसपी चौधरी आता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों की जान पहचान काफी पुरानी है। लेकिन यहाँ पर मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को क्यों मार दिया। अब दोस्तों आईएसआई के मेजर इकबाल को रहमान डकैत के मरने से इसलिए फर्क पड़ रहा था क्योंकि रहमान डकैत आईएसआई के मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर जब मेजर इकबाल एसपी चौधरी से पूछता है कि आखिरकार उसे रहमान डकैत को क्यों मारा, तब एसपी चौधरी मेजर इकबाल को बताता है कि असल में उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया। अब यहाँ पर एसपी चौधरी जैसे ही बताता है कि उसने सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया था, वैसे मेजर इकबाल उसे पूछता है कि आखिरकार रहमान डकैत ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मारकर बड़े साहब का बदला लिया है। जो सुनकर एसपी चौधरी आईएसआई के मेजर इकबाल को बताता है कि असल में बड़े साहब का जो भाई है जिसका नाम नूरा है, उसने रहमान डकैत के साले की प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर कब्जा मारा हुआ था एंड उसे डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत ने बड़े साहब के भाई को गोली से मार दिया और मैंने रहमान डकैत को मारकर बड़े साहब का वही बदला लिया है। अब इस बात को सुनकर मेजर इकबाल एसपी चौधरी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसे ये बोलकर अलर्ट करता है कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि उसे थोड़ा सा भी नुकसान हो। अब दोस्तों जहाँ इस तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं पर रहमान डकैत की गैंग के अंदर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था, स्पेशली रहमान डकैत के सबसे खास उजैर बलोच के अंदर, क्योंकि उजैर बलोच न सिर्फ रहमान डकैत को अपने बड़े भाई जैसा मानता था बल्कि वो रहमान डकैत की बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था और इसीलिए रहमान डकैत के मरने का उसे सबसे ज्यादा गुस्सा था। उजैर बलोच ये जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ पर अपना हमजा एक और गेम खेलता है एंड वो उजैर बलोच को बताता है कि असल में एसपी चौधरी रहमान भाई तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन वो रहमान भाई तक पहुंचा और उसने उसे मारा भी, वो भी इसीलिए क्योंकि किसी ने रहमान भाई की सारी डिटेल एसपी चौधरी को बताई थी और ये मुखबरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू था, यानी कि दोस्तों लियारी का वही तीसरा गैंगस्टर जो कि अभी रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी का डॉन बना फिर रहा है। अब हमजा अपनी इसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे बंदे को लेकर आता है, जो बंदा असल में अरशद पप्पू की गैंग में होता है एंड उजैर बलोच उसे भी जानता था और वो भी यहाँ पर उजैर से ये कहता है कि हाँ ये बात सच है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के बारे में एसपी चौधरी को बताया था। बट दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर खेल ये होता है कि जिस आदमी को हमजा ने यहाँ पर बुलाया होता है वो खुद भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट होता है जो कि काफी टाइम से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा हुआ था और इस टाइम पर ये आदमी हमजा के साथ मिलकर उजैर बलोच का ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड उसे बिलीव करवा देते हैं कि रहमान डकैत को मरवाने के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। साथ ही साथ हमजा यहाँ पर उजैर बलोच को ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही पावरफुल है, उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके हाथों में हमेशा वेपन्स होते हैं एंड इसलिए वो लोग अभी एसपी चौधरी को नहीं मार सकते, लेकिन हाँ उन लोगों को अरशद पप्पू को जान से मारना चाहिए एंड उसे बदला लेना चाहिए। इसके बाद हमजा सबसे पहले उजैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का लीडर बनाता है, जिसके बाद उजैर बलोच जैसी लीडर बनता है वैसे वो पूरी गैंग लेकर सीधा अरशद पप्पू की गैंग पर अटैक कर देता है और बारी बारी करके वो न सिर्फ अरशद पप्पू के सारे अड्डों में आग लगाता है बल्कि वो उसकी गैंग के सारे आदमियों को जान से भी मारते हैं। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में जो कत्लेआम देखता है वो कत्लेआम देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो ये समझ जाता है कि बहुत ही जल्द उजैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे एंड उसे भी जान से मार देंगे। अब इस चीज से बचने के लिए अरशद पप्पू सीधा जमील जमाली को फोन करता है एंड उसके कॉन्टैक्ट में अगर उसे कहता है कि जमील जमाली उसे किसी भी तरह से उजैर बलोच से बचा ले। ये बात सुनकर जमील जमाली अरशद पप्पू से कहता है कि वो चिंता न करे क्योंकि वो उसे लियारी और इवन कराची से भी बाहर निकलवा सकता है, जिसके बाद वो सेफ रहेगा। ये बात सुनकर अरशद पप्पू मान जाता है एंड वो जमील जमाली के कहे अनुसार कुछ टाइम के लिए उसकी फैक्ट्री में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों जमील जमाली उजैर बलोच और हमजा के साथ ही मिला होता है, इसलिए जैसे अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उजैर बलोच, हमजा
हमजा एंड उनकी गैंग के सारे लोग पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि न सिर्फ वहाँ पर अरशद पप्पू को पकड़ के पहले बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बल्कि उसके बाद ही वो लोग उसे कार पे बांधकर पूरे लियारी शहर के अंदर घुमाते हैं। एंड देन उसके बाद उजैर बलोच अरशद पप्पू को सबके सामने लाकर न सिर्फ अरशद पप्पू को खत्म करता है, बल्कि वो उसके हेड के साथ फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन दोस्तों हमजा यहाँ पर भी फायदा उठाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेता है एंड उसे लीक कर देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान में ऐसे कत्लेआम होने के चर्चे सब तरफ चलने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो लोग लियारी शहर के क्राइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब होने की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, इसीलिए उस टाइम का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग के अंदर वो आईएसआई के मेजर इकबाल, एसपी चौधरी और जमील जमाली को बुलाता है और यहाँ पर आकर वो जमील जमाली से सवाल करता है कि वो लियारी सिटी का एमपी है और उसके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर सबको ये कहता है कि वो लोग रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे और उन सबको टेररिस्ट साबित कर दे, क्योंकि दोस्तों आप सबको याद होगा धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत खुद भी एक पॉलिटिशियन बन गया था एंड उसकी पार्टी ने लियारी सिटी में मेजोरिटी में वोट्स भी लिए थे। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी ऑर्डर्स देता है कि इस टाइम पर रहमान डकैत की गैंग का जो लीडर है यानी कि उजैर बलोच, उसे भी जान से मरवा दिया जाए। लेकिन इस बात को सुनते ही जमील जमाली उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत एंड उसकी गैंग का लियारी सिटी में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और अब क्योंकि रहमान डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसीलिए अगर उजैर बलोच को मारा गया तो लियारी सिटी के लोग आग उगल हो जाएंगे और पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद कर देंगे। और इसीलिए जमील जमाली प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो उजैर को मारने की बजाय उसे जेल में डाल दें, क्योंकि जेल में डालने की वजह से लोग दंगे भी नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग जेल के अंदर उजैर को मरवा देंगे, जिससे सारा मैटर आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज को एक्जीक्यूट करने के लिए उजैर के ऊपर एटीए का केस लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म एक्ट। आसान भाषा में कहें तो सरकार के द्वारा उजैर बलोच को एक आतंकवादी घोषित किया जाता है ताकि वो लोग उसे आराम से अरेस्ट कर सके एंड जेल में डाल सके। लेकिन इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर आईएसआई के मेजर इकबाल और एसपी चौधरी से सवाल करता है कि इस टाइम पर उसे अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लोग उसकी सरकार से काफी ज्यादा गुस्सा है और उजैर बलोच के कांड के बाद उससे काफी सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज से बचने के लिए मेजर इकबाल और एसपी चौधरी प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग एक मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उन्हें आतंकवादी साबित करके गोली से जान से मार देंगे, जिसके बाद सारे न्यूज चैनल्स वाले उन्हीं चीजों को कवर करेंगे, जिसके बाद ही पाकिस्तान की आवाम की नजर उजैर बलोच वाले केस से हट जाएगी। इसके बाद ही एसपी चौधरी ऐसे ही करता है एंड वो मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाता है और उन्हें गोली से मार के खत्म कर देता है। और हर तरफ ये बताया जाता है कि ये चारों स्टूडेंट्स असल में आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और ऐसा होने के बाद ही हम लोग भी ये देखते हैं कि सभी लोगों की नजर इसी केस के ऊपर पड़ जाती है और न्यूज चैनल्स के अंदर भी सिर्फ यही बातचीत चलती है। इधर दूसरी तरफ लियारी में उजैर बलोच और हमजा को जैसे ही पता लगता है कि उजैर बलोच के ऊपर एटी एक्ट लगाए, वैसे हमजा उजैर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन उजैर ये कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और एसपी चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। लेकिन हमजा उजैर बलोच को समझाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो फिर से बदला ले सकता है, लेकिन अगर एटी एक्ट के तहत उसे उठा लिया गया तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर उजैर मान जाता है, जिसके बाद हमजा उसके लिए एक नकली ईरानी पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेज देता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि उजैर को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था, इसलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलकर उजैर को फंसाते हैं और वो उजैर के दुबई पहुंचने से पहले वहाँ की अथॉरिटीज को बता देते हैं कि उजैर बलोच पाकिस्तान के टेररिस्ट है जो कि वहाँ पर छुपने जा रहा है। जिसके बाद उजैर बलोच जैसे दुबई एयरपोर्ट पहुंचता है वैसे उसे वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसे फिर से पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि उजैर को एटी एक्ट के तहत पाकिस्तान की जेल में डाला जा सके। अब इधर लियारी में हमजा के आगे के सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे और रहमान डकैत गैंग से उसके ऊपर जो भी लोग थे यानी कि रहमान डकैत और उजैर बलोच, अब वो दोनों उसके सामने से हट चुके हैं। इसलिए अब सीधा हमजा अली अंसारी रहमान डकैत गैंग का लीडर बनता है और पूरे गैंग को लीड करता है। और इस तरीके से हमजा अली अंसारी की पकड़ पूरे लियारी शहर पर होती है। और दोस्तों जैसा कि हमें धुरंधर 1 में बताया गया था कि जिसकी पकड़ लियारी पर उसकी पकड़ कराची पर और जिसकी पकड़ कराची पर उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। और इसलिए दोस्तों हमजा के लियारी का गैंगस्टर बनते ही वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें होने के बाद हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खन्नानी ब्रदर से मिलता है एंड उन दोनों से मिलकर हमजा उन दोनों को बताता है कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जवारी, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि जवारी को उन लोगों की जरूरत भी बस इस बार के इलेक्शन जीतने तक की है, इसलिए इलेक्शन जीतते ही जवारी उन सबके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जवारी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए इस बार के इलेक्शन में जवारी की हार होगी और अपोजिशन पार्टी जीतेगी। एंड इसलिए हमजा जमील जमाली और खन्नानी को कहता है कि अब उन लोगों को अपोजिशन का साथ देना होगा क्योंकि इस बार जीत उन्हीं की होगी। अब हमजा के कहने पर जमील जमाली और खन्नानी दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाते हैं और अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर से मिलते हैं जिसका नाम होता है नवाब शफीक एंड उसके साथ हाथ मिलाकर वो सारे एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में वही लोग जीतते हैं और रही बात जवारी की तो उसकी इस बार हार हो जाती है। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद हम आईएसआई के मेजर इकबाल से मिलते हैं एंड हमें मेजर इकबाल की बैक स्टोरी दिखती है और उसके फैमिली के बारे में बताया जाता है। हम मेजर इकबाल का घर देखते हैं जहाँ पर उसके घर के अंदर मेजर इकबाल के साथ उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी जो कि मेंटली इल होती है एंड साथ ही साथ मेजर इकबाल का फादर भी होता है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाता है। हम ये जानते हैं कि मेजर इकबाल का फादर भी पाकिस्तान की आर्मी में था एंड साथ ही साथ उसने 1971 की वॉर भी लड़ी थी। लेकिन दोस्तों हम इस बात को नोटिस करते हैं कि मेजर इकबाल का फादर मेजर इकबाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक बेटी है एंड वो भी मेंटली इल है और इसी रीजन की वजह से वो मेजर इकबाल को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। साथ ही साथ उसकी वाइफ को एंड उसकी बेटी को भी बहुत उल्टा बोलता है। इवन जब मेजर इकबाल की मदर जिंदा थी तब उसका फादर उसे भी बहुत ही गंदा गंदा और उल्टा बोला करता था। यहाँ तक कि मेजर इकबाल का फादर उसे बहुत ही नालायक बताता है एंड खुद को एक बहुत ही बड़ा योद्धा मानता है जिसने मानो पाकिस्तान को 1971 के वॉर में जीत दिलवा दी थी। हालांकि मेजर इकबाल बहुत ही शांत दिमाग का होता है इसलिए वो अपने फादर की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता है। इधर दूसरी तरफ हम लियारी में हमजा को देखते हैं जो कि न सिर्फ पूरे लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था बल्कि क्योंकि उसके पसंद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीती थी इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उसका काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर इसके बाद हमजा अपनी गैंग के साथ सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ जाकर मिलता है शिरानी साहब से जो कि बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स का लीडर है। और यहाँ पर आने के बाद ये शिरानी साहब हमजा अली अंसारी को भी शेर बलोच का खिताब देता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी वही सीन रिक्रिएट होता है जो सीन धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत के साथ हुआ था। इवन दोस्तों यहाँ पर हमजा के लिए भी रहमान डकैत जैसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग बजता है एंड सारे सीन्स लगभग काफी सिमिलर होते हैं और इस पूरे सीन के जरिए हमें पता लगता है कि हमजा को बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स का पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही गलत करती है। यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले एसपी चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिन 4 लड़कों को टेररिस्ट घोषित करके मार दिया था उनमें से कुछ लड़के बलूचिस्तान के थे एंड एक लड़का तो बलूच रेबल्स के लीडर शिरानी का पोता भी था, जिस वजह से बलूच रेबल्स और शिरानी के मन में बहुत ही ज्यादा नफरत
करता है। लेकिन यहाँ पर हमजा शिरानी और सारे बलोच रेबल्स को अपना सपोर्ट देता है एंड वो शिरानी से कहता है कि जिस तरह से वो लोग उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल वैसे ही वो भी उनके साथ खड़ा है। बाकी दोस्तों इन सबके साथ ही हम मूवी में हमजा की पर्सनल लाइफ भी देखते हैं, जहाँ पर हमजा अपनी वाइफ एलिना के साथ काफी ज्यादा खुश होता है एंड कुछ ही टाइम बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है। इसके साथ ही हमजा एक नया घर भी लेता है जिसने घर में उसकी फैमिली काफी खुश रहती है। अब दोस्तों इसके बाद ही मेजर इकबाल हमजा को मिलने बुलाता है एंड फिर वो हमजा और खन्नानी को अपने साथ लेकर सीधा बड़े साहब के पास चलने के लिए कहता है। बड़े साहब का नाम सुनकर हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिरकार बड़े साहब है कौन, जो सुनकर मेजर इकबाल उसे बताता है कि आज वो उसे मिलवाने ले जा रहा है। इसके बाद ही वो लोग एक बहुत ही आलिशान बंगले में जाते हैं, जहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। और दोस्तों हमें पता लगता है कि बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है एंड उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वो अपने बिस्तर पर रहकर भी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है एंड इंडिया में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ होता है। इवन मेजर इकबाल और खन्नानी ब्रदर्स भी प्राइमरली उसी के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम इन सबसे बातचीत करता है, जिसके बाद इनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि इस टाइम पर दाऊद इब्राहिम खन्नानी ब्रदर्स के जरिए यूपी के अंदर बहुत सारे फेक नोट्स भिजवाने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जिन इलेक्शंस में उनकी मर्जी की पार्टीज को जितवाने के लिए 2 कंसाइनमेंट्स के अंदर नकली नोटों को वहाँ पर भेजा जाएगा। पहले कंसाइनमेंट के अंदर 11,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और दूसरे कंसाइनमेंट के अंदर 60,000 करोड़ रुपए। और इस तरीके से न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा, बल्कि यूपी के अंदर भी फिर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि वो ये भी कहता है कि वो लोग इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में चरस, गांजा और ऐसी चीजों को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीजें इंडिया में न सिर्फ बहुत महंगे दामों में बिकेंगी, जिससे न सिर्फ उनके पास पैसा आएगा बल्कि इसके साथ ही ऐसा करके वो लोग इंडिया की यूथ को भी बर्बाद कर देंगे। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर ये काम हमजा को सौंपता है और वो हमजा से कहता है कि जो भी ये चरस, गांजे वाली डीलिंग है वो खुद ये करेगा और इंडिया तक पूरा कंसाइनमेंट पहुंचा कराएगा। हालांकि हमजा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ कितने बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। हमजा दाऊद को मना करते हुए कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता है और इसलिए वो ये सारी चीजें इंडिया पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम हमजा पर प्रेशर बनाता है, जिसके चलते हमजा को हाँ बोलनी पड़ती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अगर हमजा मना करेगा तो शायद से हो सकता है कि वो लोग उसे इन सारी चीजों से बाहर कर दे, जिसके बाद हमजा अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद चरस, गांजा और बाकी सारी लीगल चीजों को सप्लाई करने के लिए इंडिया के पाकिस्तान से 2-3 डीलर्स आते हैं, जो कि बेसिकली भी पाकिस्तान से सारे सामान लेकर जाएंगे और उन्हें इंडिया में सप्लाई करके बेचेंगे। अब ये डीलर्स जैसे हमजा ISI के मेजर इकबाल और बाकी लोगों से मिलने आता है, वैसे हमजा नोटिस करता है कि उन 3-4 डीलर्स के बीच उसका दोस्त पिंडा भी है। वही पिंडा जो कि उसके बचपन का दोस्त था एंड उसी पिंडा ने उसकी बहन से शादी भी करी थी। हालांकि यहाँ पर हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त जस्सी है। अब इसके बाद वो लोग जिस डील को पूरा करना होते हैं वो लोग उस डील को पूरा करते हैं। लेकिन डील को पूरा करने के बाद पंजाब से आए हुए पिंडा एंड उसके साथी उन लोगों से पार्टी मांगते हैं एंड वो मेजर इकबाल से कहते हैं कि वो लोग उनकी खातिरदारी करें, जिन पर मेजर इकबाल उनसे कहता है कि उसे इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, लेकिन हमजा उन सबको पार्टी देगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हमजा उन सभी को अपने घर ले जाता है ताकि वो पार्टी कर सके। उस पार्टी के अंदर वो SP चौधरी एंड बाकी दोस्तों को भी बुलाता है, जिसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है एंड उस पार्टी में पिंडा बहुत सारे नशे करता है, क्योंकि पिंडा खुद भी एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है। अब पिंडा बहुत ज्यादा नशे में आ जाता है एंड इसलिए वो हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन अब क्योंकि वो नशे में इसलिए हमजा उसे वॉशरूम तक लेकर जाए। इसके बाद हमजा पिंडा को लेकर वॉशरूम आता है एंड वॉशरूम आने के बाद ही पिंडा उसे कहता है कि वो जानता है कि वो हमजा नहीं बल्कि असल में उसका दोस्त जस्सी है। ये बात सुनकर हमजा शॉक हो जाता है कि पिंडा ने भी उसे पहचान लिया था। लेकिन इसके आगे हमजा उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है वो ये सारी बातें उसे एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन पिंडा हमजा की कोई बात नहीं सुनता है एंड वो चिल्लाते हुए हमजा से कहने लगता है कि वो बाहर जाकर सबको बता देगा कि हमजा असल में इंडिया का एक एजेंट है। ये बात सुनकर हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब पिंडा क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में था इसलिए उसे हमजा के रूप में कोई शैतान जैसा दिखने लगता है और इसीलिए वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है, जिस वजह से हमजा के हाथों धोखे से पिंडा की जान चली जाती है। अब अगर ये वाली बात बाहर सबको पता लग जाए कि हमजा ने पिंडा को मार दिया है तब होना बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन फिर किस्मत से आलम भाई वहाँ पर आ जाता है और वो वॉशरूम के अंदर हमजा से मिलता है। वो ये सारी बात जान के हमजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है एंड वो हमजा से कहता है कि ये इल्जाम वो अपने सर पे लेगा, ताकि बाहर जब सबको पता लगेगा कि वो एक इंडिया का एजेंट है तब वो लोग सिर्फ उसे ही मारेंगे, हमजा तब भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमजा का इस मिशन के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और रही बात आलम भाई की, तो वो इल्जाम अपने सर पे लेगा एंड सबको ये बोलेगा कि पिंडा को उसने मारा है और फिर ये बोलकर वो हमजा को वहाँ से बाहर निकाल देता है एंड अपने सर पर कई सारे जख्म बना लेता है, ताकि सबको ये लगे कि पिंडा से आलम भाई की लड़ाई हुई है। इसके कुछ टाइम बाद ही पिंडा के साथी वॉशरूम आते हैं एंड वो लोग आलम भाई को पिंडा का कातिल समझते हैं, जिसके बाद ही पिंडा के सारे साथी SP चौधरी और इवन SP चौधरी के साथ के ऑफिसर्स सभी मिलकर आलम भाई को पकड़ लेते हैं और इंडिया का एजेंट होने की वजह से उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं और इंडिया का एजेंट होने की वजह से उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं ताकि वो सबको सच बताए। लेकिन इसी बीच हमजा दारू पी लेता है और वो शराब पीकर सीधा वॉशरूम आता है और वहाँ पर आकर आलम भाई को गोली मार के जान से मार देता है। ये देखकर जब SP चौधरी के ऑफिसर्स हमजा से पूछते हैं कि आखिरकार उसने इंडियन एजेंट को क्यों मार दिया, तब वो नशे में चिल्लाते हुए ये बोल देता है कि कोई हमजा अली मजारी के घर में घुस के ये सब करे और उसके मेहमानों को जान से मारे, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पर हमजा ने आलम भाई को इसलिए गोली मार दी होती है क्योंकि वो जानता था कि अगर ये ऑफिसर्स आलम भाई को उठा के ले गए तो इंडियन एजेंट होने की वजह से वो लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे एंड उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे एंड इसी वजह से हमजा ने उन्हें आसान मौत दे दी। अब दोस्तों हमजा के ये करने की वजह से SP चौधरी को उस पर शक होता है एंड वो बाहर आकर अपने ऑफिसर से बोलता है कि हमजा ने जो रीजन देकर आलम को गोली मारी वो रीजन जस्टिफाई नहीं है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये बात बाहर आ चुकी है कि आलम भाई एक इंडियन एजेंट था और हमजा उसकी दुकान पर काम किया करता था, इसलिए SP चौधरी उस पर पूरा डाउट करता है एंड SP चौधरी और उसके ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि हो ना हमजा भी इंडियन एजेंट है और इसीलिए वो लोग उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। लेकिन SP चौधरी को बात करते हुए हमजा की वाइफ यलीना सुन लेती है, जिस वजह से उसे भी अपने पति हमजा पर डाउट होता है एंड इसीलिए वो अपने रूम में आती है और हमजा के बैग की तलाशी लेती है, जिस बैग के अंदर उसे हमजा की डायरी मिलती है, जिस डायरी में हमजा ने उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिसे या तो उसने मार दिया है या फिर मारने वाला है। जिसके बाद ये सब देखते वो भी जान जाती है कि हमजा सही में एक इंडियन एजेंट है। अब इसके बाद हमजा जैसे घर आता है वैसे उसकी वाइफ उससे सवाल करती है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया, जो बात सुनकर हमजा उसे सारी सच्चाई बताता है एंड वो उसे समझाते हुए कहता है कि ये बात तो सच है कि वो एक इंडियन एजेंट है, लेकिन उसने यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो लोग एक टेररिस्ट थे और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और ऐसे लोग ना सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक है बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि उन सब लोगों ने पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्राइम किए हैं। ये बात सुनकर हमजा की वाइफ मान जाती है एंड वो उसका साथ देने लगती है। अब दोस्तों हमजा ये बात तो जान चुका था कि SP चौधरी को उस पर डाउट हो गया है और इसलिए हो ना आने वाले टाइम में वो उसके बारे में जान जाएगा, जिसके बाद हमजा का प्लान फेल हो सकता है और अब इसलिए हमजा ये प्लान करता है कि उसे जल्द से जल्द SP चौधरी को रास्ते से हटाना होगा। अब इसी बीच हम ये देखते हैं कि उजैर को दुबई से इंटरोगेट करने के बाद पाकिस्तान लाया जा रहा होता है और पाकिस्तान लाकर उसे सीधा पाकिस्तान की जेल में डाला जाएगा और ये काम सक्सेसफुल हो इसकी जिम्मेदारी होती है SP चौधरी की, क्योंकि अब उसे एयरपोर्ट से उजैर बलोच को उठाना होता है और उसे जेल तक लाना होता है।
है। लेकिन अब हमजा इसी बात का फायदा उठाता है एंड वो सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी साहब से मिलता है और वो शिरानी से बोलता है कि उन्हें मिलकर एसपी चौधरी का खात्मा करना होगा, क्योंकि एसपी चौधरी ने पहले रहमान भाई को मारा, देन उसके बाद शिरानी के नाती को मारा और अब वो उजैर बलोच को मारने वाला है। साथ ही साथ वो अब तक बहुत सारे बलोचों को मार चुका है और आने वाले टाइम में बहुत से बलोचों को मारेगा भी। इसलिए सबको मिलकर एसपी चौधरी को रास्ते से हटा देना चाहिए, जिसके बाद वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे एसपी चौधरी को खत्म करेंगे। हालांकि इस बात की खबर इधर एसपी चौधरी को मिल जाती है कि हमजा इस टाइम पर बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी से मिलने गया है और फिर इसलिए एसपी चौधरी हमजा के प्लान को फेल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा का प्लान इतना बढ़िया होता है कि वो एसपी चौधरी के सब कुछ करने के बाद भी उसे खत्म करवाई देता है, क्योंकि एसपी चौधरी जिस कार से जाता है वो उस कार के पीछे एक दूसरी कार को भेजता है जिस कार के अंदर बहुत सारा आरडीएक्स और बम होते हैं एंड उस कार से वो एसपी चौधरी की कार को टकरा देता है, जिस ब्लास्ट में एसपी चौधरी खत्म हो जाता है। इधर दूसरी तरफ उजैर को सक्सेसफुली एयरपोर्ट से सीधा जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कोर्ट उजैर बलोच को 12 साल की जेल देती है। जेल में हमजा उजैर से मिलने जाता है एंड वो उजैर से कहता है कि वो उसे बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वो जब तक जेल के अंदर है वो तब तक जेल में उसे सारी फैसिलिटीज दिलवाएगा, जैसे कि एसी, टीवी, सोफा, बढ़िया बढ़िया खाना और ऐसी चीजें। अब दोस्तों इसके बाद ही हमजा दुबई जाता है, वो भी एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग करने के लिए एंड इस मीटिंग के अंदर हमें पता लगता है कि ये मीटिंग हमजा अजय सन्याल और सुशांत बंसल से करने आया है। यहाँ पर हमजा को पाकिस्तान में जो भी इंटेल मिली होती है वो सारी इंटेल वो उन्हें बताता है एंड वो उसे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सारे लोग मिलकर इंडिया में फेक नोटों की करेंसी भेज रहे हैं, जिनमें से 11,000 करोड़ इंडिया में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, वो भी नेपाल के जरिए, और बाकी 60,000 करोड़ इंडिया में एंटर होने वाले हैं। और ये सारा का सारा पैसा यूपी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद के बनाए हुए नेटवर्क से किया जा रहा है। अब इस मीटिंग के बाद हमजा वापस पाकिस्तान आ जाता है और अजय सन्याल अपने ऑफिसर के साथ सीधा इंडिया जाते हैं और 60,000 करोड़ के नकली नोटों को आने से रोकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन पैसों को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में इंडिया में लाया जाता है, इसलिए उन्हें ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर इसके लिए अजय सन्याल एक प्लान बनाते हैं एंड वो होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि इंडिया के सारे नोट्स को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि डिमोनेटाइजेशन किया जाए। और फिर इस फैसले के साथ ही पीएम मोदी डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो 11,000 करोड़ इंडिया में आए थे और जो 60,000 करोड़ इंडिया में आने वाले थे वो सारे के सारे नोट कागज बन के रह जाते हैं। और पाकिस्तान एंड आईएसआई उन पैसों का इस्तेमाल करके इंडिया में जो भी गलत काम करवाने वाले थे, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म अटैक्स, वो सारे के सारे रुक जाते हैं। अब ये सब होने से पाकिस्तान में कई लोगों का नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है खन्नानी का, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाकर 60,000 करोड़ के नकली नोट छपवा दिए थे, जो अब उसके सामने सिर्फ कागज से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। इस वजह से परेशान होकर खन्नानी आईएसआई के मेजर इकबाल से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता। जिसके बाद वो फोन करता है हमजा को एंड ये सुनकर हमजा उसे मिलने आता है और हमजा खन्नानी से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन मदद करने के लिए वो खन्नानी को लेकर सीधा छत पे आता है और उसे छत से धक्का देकर जान से मार देता है और इस तरीके से वो भारत के एक और दुश्मन को खत्म करता है। इधर हमजा ये इंटेल भी दे देता है कि इंडिया के अंदर ये सारे गलत नेटवर्क तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि यूपी का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद जिंदा है। और फिर अजय सन्याल को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो आतिफ अहमद को मरवाने का प्लान करते हैं, जिसमें कि कुछ गनमैन द्वारा आतिफ अहमद को मरवा दिया जाता है। इसके साथ ही अजय सन्याल हमजा अली अंसारी को फ्री हैंड देते हैं एंड वो हमजा से कहते हैं कि अब वो लोग पूरी तरह से तैयार है, इसलिए हमजा को अब जो करना है वो उसे अपने तरीके से कर सकता है और इंडिया के दुश्मनों को जैसे खत्म करना है वैसे खत्म कर सकता है। एंड अब इसीलिए उसका सिर्फ यही काम है कि वो इंडिया के दुश्मनों का खात्मा करे। इसके बाद हमजा बिल्कुल ऐसे करता है और अब क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था एंड उसके पास फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इंडिया के खिलाफ जितने भी टेररिस्ट थे, यानी कि वो लोग जो कि इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या फिर उन्होंने कभी न कभी इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, हमजा बारी बारी करके उन सारे टेररिस्टों को खत्म करवा देता है। लेकिन दोस्तों इन सबके बीच हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी की स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसे एसपी चौधरी के साथ ही हमजा पर शक था और इसीलिए वो हमजा के बारे में जानने के लिए सीधा हमजा के घर जाता है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर हमजा अपने घर पर नहीं था। एंड वो उसके घर में घुसकर पहले तो हमजा के घर के गार्ड्स को बंदी बनाता है एंड देन उसके बाद हमजा की वाइफ एंड उसके बच्चे को पकड़ लेता है। इसके बाद वो हमजा की वाइफ यलीना को डराता धमकाता है कि वो उसके बेटे को जान से मार देगा अगर यलीना उसे हमजा के बारे में सब कुछ सच नहीं बताएगी तो। और अब क्योंकि अपने बेटे के लिए यलीना डर जाती है, इसीलिए वो उसे हमजा के बारे में सब कुछ सच बता देती है। एंड जब वो पूछता है कि क्या हमजा एक इंडियन स्पाई है, तब यलीना हाँ कर देती है एंड वो कहती है कि हाँ ये सच है। अब ये बात जानते हुए ऑफिसर हमजा को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकालता है, लेकिन साथ ही साथ वो आईएसआई के मेजर इकबाल को भी इन्फॉर्म कर देता है एंड वो उसे बता देता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है और इसीलिए पाकिस्तान में अब तक जो भी हो रहा है वो सारी की सारी चीजें हमजा कर रहा है या फिर करवा रहा है। ये बात जानते हैं मेजर इकबाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि हमजा ने धीरे धीरे करके मेजर इकबाल का ट्रस्ट जीत लिया था और मेजर इकबाल को हमजा पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन आज हमजा की सच्चाई जानकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब गुस्से में आकर मेजर इकबाल जब अपने घर आता है तब उसका फादर उस पर चिल्लाने लगता है और वो हमेशा की तरह उसे उल्टी सीधी बातें बोलता है। लेकिन आज के दिन गुस्सा आकर मेजर इकबाल अपने फादर को पानी में डुबाकर मार देता है। साथ ही साथ मरने से पहले वो अपने फादर से ये भी कहता है कि वो उसे अपने वीरता की जो झूठी कहानी सुनाता है वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि उसका फादर कोई बहादुर ऑफिसर नहीं बल्कि एक डरपोक था, जिसने की 1971 की वॉर में इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान की मुखबरी करके बहुत सारे सोल्जर्स को मरवाया था। एंड फिर ये सब बोलकर वो अपने फादर को पानी में डुबा के जान से मार देता है। इसके बाद मेजर इकबाल ये ठान लेता है कि अब वो हमजा को जान से मार देगा। ऐसा करने के लिए वो हमजा को बहुत सारे वेपन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उन सारे वेपन्स को सप्लाई करने के लिए उसे एक मॉस्क के अंदर बुलाता है। हमजा जब वहाँ पर वेपन सप्लाई करने जाता है तब मेजर इकबाल उसे अपने पास अकेला बिठाता है एंड सारे के सारे वेपन्स को उसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में भिजवा देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे टेररिस्ट थे और ये वो टेररिस्ट थे जो कि आने वाले टाइम में इंडिया पर अटैक करने वाले थे। अब इसके बाद मेजर इकबाल यहाँ पर हमजा की पीठ पर चाकू मारता है एंड वो 2-3 बार उसे स्टैब करते हुए उसे कहता है कि अब वो ये जान चुका है कि वो इंडिया का एजेंट है और इसीलिए हमजा ने अब तक जो भी किया है वो उससे उन सारी चीजों का बदला लेगा। अब दोस्तों पहली बार देखने से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब हमजा फंस चुका है और शायद से उसकी जान जाने वाली है, लेकिन फिर यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है जिससे कि हमें पता लगता है कि एक्चुअली में हमजा इन सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर था और इसीलिए उसने सारी चीजों की प्लानिंग कर रखी थी। फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि हमजा यहाँ पर आने से पहले सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी से मिलने जाता है और अब क्योंकि आईएसआई वाले बलोच रेबल्स को मारते रहते हैं इसलिए यहाँ पर हमजा शिरानी से कहता है कि अब बलोच रेबल्स नहीं मरेंगे और न ही किसी बलोच की जान जाएगी, क्योंकि बलोच रेबल्स मिलकर सारे के सारे आईएसआई वालों पर एंड उनके सारे आतंकवादियों पर हमला करेंगे और एक ही बार में सबका खात्मा करेंगे। और ये चीज करने के लिए हमजा ने शिरानी एंड उसके सारे बलोच रेबल्स को उसी मॉस्क के बाहर सोल्जर्स की ड्रेस में बुलाया था, ताकि सोल्जर्स की ड्रेस में आने की वजह से उन पर कोई भी शक न करे और वो आराम से फायरिंग कर सके। इसके साथ ही दोस्तों हमजा ने जो भी सारे वेपन्स के सप्लाई दिए थे उन सारे बॉक्सेस के अंदर उसने वेपन्स के साथ साथ वहाँ पर टाइम बॉम्ब से फिट कर रखे थे और इन सारे टाइम बॉम्ब का जो बटन है वो हमजा ने अपने साथी के हाथों में दिया था। इसलिए इसी मॉस्क के बाहर हमजा का जो साथी खड़ा होता है वो बटन दबा के सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि मॉस्क की वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और अंदर के बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर हमजा, मेजर इकबाल एंड मेजर इकबाल के 2 साथी बच जाते हैं, लेकिन इन तीनों से हमजा फाइट करता है और वो पहले तो मेजर इकबाल
के दोनों साथियों को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी फाइट मेजर इकबाल से होती है। इधर इतने में बाहर की तरफ हमें देखते हैं कि शिरानी अपने सारे बलोच रेबल्स के साथ वहाँ पर पहुंचता है और वो बाहर मौजूद सारे टेररिस्टों पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर आईएसआई के भी जितने ऑफिसर्स होते हैं वो उन सब पर भी फायरिंग कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन सबको भी खत्म करने लगते हैं। इधर मेजर इकबाल और हमजा की भी 1-on-1 फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के अंदर हमजा मेजर इकबाल पर भारी पड़ता है, जिस वजह से मेजर इकबाल उससे बचकर भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों बहुत दूर रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर आकर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के अंदर पहले तो मेजर इकबाल हमजा पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बाद में हमजा मेजर इकबाल के दोनों पैरों को डैमेज कर देता है। एंड देन उसके बाद वो पास में खड़ी एक ट्रेन को देखता है, जिस ट्रेन के डब्बों में केरोसिन का ऑयल भरा होता है, और फिर इसीलिए हमजा मेजर इकबाल को जंजीर से बांधता है और उसे उठाकर सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। एंड देन वो कंटेनर का ढक्कन खोलता है और मेजर इकबाल को उसके अंदर डाल देता है। एंड देन उसके बाद हमजा उस कंटेनर से दूर हो जाता है और अपनी लाइटर से उस केरोसिन ऑयल के अंदर आग लगा देता है, जिससे कि केरोसिन ऑयल से भरा वो पूरा कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और उस कंटेनर में मौजूद मेजर इकबाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि एसपी चौधरी के साथ के टास्क फोर्स ऑफिसर्स ने हमजा के खिलाफ वारंट निकलवा दिया था, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, इसलिए वो लोग सीधा हमजा के पास पहुंचते हैं एंड वो लोग हमजा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमजा को मार पीट के उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, ताकि हमजा किसी तरह से उस सबको बता दे कि उसने इंडिया को अब तक कौन कौन सी इंटेल दी है। लेकिन हमजा पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है, ये खबर जल्दी से कोई इंडिया में अजय सन्याल को दे देता है। हालांकि ये खबर कौन देता है वो आपको आगे पता लगेगा, लेकिन इंडिया में जैसे अजय सन्याल को पता लगता है कि उनका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हमजा अली अंसारी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, वैसे वो जल्दी से आईएसआई के चीफ को फोन करते हैं, जो कि एक्चुअल में इस टाइम पर हमजा के सामने प्रेजेंट होता है और वो हमजा का टॉर्चर देख रहा होता है। हमें जानते हैं कि यहाँ पर जो आईएसआई का डायरेक्टर होता है उसका नाम होता है शमशद हसन, और उसे जैसे अजय सन्याल का फोन आता है वैसे वो उन्हें बताता है कि हमजा पकड़ा जा चुका है। लेकिन अजय सन्याल उससे कहता है कि वो लोग हमजा को जल्दी से छोड़ दें, क्योंकि अगर उन्होंने हमजा को नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात लीक कर देंगे। अब असल में दोस्तों, ये जो आईएसआई का डायरेक्टर होता है यानी कि शमशद हसन, इसे कुछ महीने पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो खबरें होती है वो लंदन में जाकर इजराइलियों के साथ मीटिंग करके उन्हें लीक कर दी थी, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन इजराइल ने इस बारे में इंडिया को बताया था और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को प्रूफ भी दिए थे, और इसलिए उन्हें सारे प्रूफ्स की कुछ फोटोज और वीडियोस अजय सन्याल शमशद हसन को भेजता है, जो फोटोज वीडियोस देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर अजय सन्याल ने इन सारी बातों को पाकिस्तान में लीक कर दिया तो पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को मार देंगे। और इसीलिए आईएसआई का डायरेक्टर शमशद हसन अजय सन्याल की बात मान लेता है एंड वो हमजा को छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इस बारे में पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है, इसलिए हमें किसी न किसी को तो पकड़ के दिखाना ही होगा कि वो इंडिया का एजेंट है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो हमजा का इल्जाम किसी और के सर पे तो डालना ही होगा। ये बात सुनकर हमजा उससे कहता है कि इसके लिए वो लोग उजैर को पकड़ सकते हैं और उजैर के सर पे इल्जाम डाल सकते हैं कि वही इंडिया का एजेंट है। जिसके बाद दोस्तों हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे सही सलामत इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंचा दिया जाता है। और रही बात उजैर की, तो उसे जेल से निकालकर इंडियन स्पाई घोषित कर दिया जाता है और हमजा के सारे इल्जाम उस पर मर दिए जाते हैं। अब इधर हमजा जैसे इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंचता है वैसे उसे इंडिया की तरफ से लेने के लिए गाड़ी आती है। लेकिन दोस्तों, हमजा जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठता है वैसे वो नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई और इंसान बैठा है, और असल में दोस्तों वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जमील जमाली होता है। एंड फिर यहाँ पर ये बात भी रिवील होती है कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जमील जमाली पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक इंडियन है जो कि 45 सालों से इंडिया के लिए पाकिस्तान में स्पाई बनकर घूम रहा है। यहाँ तक कि हमजा पकड़ा गया है ये खबर भी जमील जमाली ने अजय सन्याल को दी थी। इसके बाद ही जमील जमाली हमजा को इंडिया के अंदर सेफली पहुंचा कर आता है और वहाँ पर उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठाता है, जिस प्लेन में बैठकर वो सीधा अजय सन्याल के पास पहुंचता है। और फिर इसके बाद जब हमजा अजय सन्याल से मिलता है तब वो हमजा को बताते हैं कि उसने मिशन धुरंधर को पूरा कर लिया है और अब इस मिशन को पूरा करने के बाद बारी है अगले मिशन को पूरा करने की, और उसे उसके अगले मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह दी जाएगी, इसलिए कल सुबह तक के लिए वो आराम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह अजय सन्याल और ऑफिसर बंसल नोटिस करते हैं कि हमजा यानी कि जसकीरत सिंह रंगी अपनी जगह से गायब हो चुका है, वो भी बिना बताए, और वो कहाँ गया इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर अगले पल हम जसकीरत सिंह यानी कि जस्सी को देखते हैं, जो कि अपना भेस बदल के सीधा ट्रेन में बैठता है और पठानकोट में अपने गाँव जाता है और अपने गाँव आकर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है। एंड वहाँ खड़ा होकर वो अपनी फैमिली को देखता है, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी मदर, उसकी सिस्टर एंड उसकी सिस्टर के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जस्सी अपने कदम रोक लेता है एंड वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाता, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अपनी इस लाइफ को वो बहुत पीछे छोड़ के आ चुका है और अब उसकी पूरी लाइफ देश के नाम पर है। एंड इसीलिए यही बात सोचकर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कदम नहीं बढ़ाता।